तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बहस होगी कि किसके दावे में कितना दम है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, लेकिन बहस के वो 5 सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। किसके बहुमत के दावे में दम नजर आ रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों का दावा है, 5 चरण में ही दावा कर रहे हैं 300 पार। 5 चरण के मतदान में बहुमत का दावा कैसे किया जा सकता है? इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी बार बार यह सवाल कर रही है। मोदी की गारंटी क्या बनेगी बीजेपी की जीत की गारंटी? क्योंकि बीजेपी इसी के आधार पर चुनावी मैदान में। छठे और 7वें चरण की 115 सीटों में क्या सत्ता की चाबी छिपी हुई है? क्योंकि अमित शाह भी कह रहे हैं कि बाकी के 2 चरणों में आप हमें जिता दो, हम 400 से कहीं ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, निवास शर्मा हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मलुक नागर हैं जो कि सांसद रह चुके हैं बीएसपी के और अभी फिलहाल आरएलडी में महासचिव है, सारिका सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस की। मैं धनंजय गिरी आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। 5 चरण में कैसे आपने तय कर लिया कि सरकार बन गई 300 पार? प्रत्युष जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। आज नेशन की खेवैया नरेंद्र मोदी के सामने, नेशन को निरंतर जिस ऊंचाई पर नरेंद्र मोदी लेकर के जा रहे हैं, इस देश का आम आदमी, गांव गरीब, किसान, नौजवान, एक एक व्यक्ति उनसे जिस तरह से जुड़ाव महसूस कर रहा है। आप लोगों में, सड़कों में, गलियों में, चौराबारों में, गाँवों में, किसानों में, खेतों में, खलिहानों में, शहरों में, बाजारों में, जहां भी जाइए आप एक एक व्यक्ति के मुंह से एक ही आवाज सुनिएगा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जिस ढंग से इस देश का आम जनमन उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सब उनके लिए किताबी बातें नहीं, जीवन का भोगा हुआ यथार्थ है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तो आपको 140 से कम सीटों पर समेट रहा है धनंजय जी। इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, आप है, आरजेडी है, सभी आपको 140 से कम सीटें दे रहे हैं। प्रत्युष जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का पता बताते हैं। इंडिया अलायंस का कहां पता है? आप बताइए। केरल में देख लीजिए, एक दूसरे से कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ रहे हैं। वहां एनी राजा ने राहुल गांधी का बाजा बजाकर वहां से विदा कर दिया, अब रायबरेली में शरण मांग रहे हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, कहां कोई अलायंस है, लेकिन जबरदस्ती का अलायंस है, नूरा कुश्ती, और कहते हैं कि है दोस्ती। ऐसे विसंगतियों, विद्रुपताओं और विरोधाभास में फंसे हुए एक सज्जन जो लड़ रहे हैं 22 सीट, अभी अभी जेल से आए और 2 जून के जेल की रोटी खाएंगे, लड़ रहे हैं 22 सीट और पूरे देश का गणित बताते हैं। कोई लड़ रहा है 25 सीट, कोई ऐसा। तो कांग्रेस ऑल टाइम सबसे लो सीट लड़ रही है। कांग्रेस का मैं जल्दी से सारिका सिंह का रुख कर रहा हूं। सारिका जी, यही सवाल कांग्रेस से और इंडिया अलायंस से कि अभी तो 2 फेज के चुनाव बाकी हैं, जिसमें कुल मिलाकर 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले ही इंडिया गठबंधन भी 300 पार हो गया। ऐसा है कि जो इनके नेताओं के, बीजेपी के नेताओं का जो वक्तव्य, लगातार भाषण आप सुन रहे हैं, तो उससे एक जो बिल्कुल राजनीति से परे भी व्यक्ति है, वो भी इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी भाषा को सुन करके इस बात का अंदेशा लगा सकता है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के जो रैलीज हैं, जो नेताओं की रैली हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे ममता दीदी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे तेजस्वी हों, किसी में भी आप चले जाइए, उसमें जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो लोगों की भावनाएं आप उमड़ करके बाहर आ रही हैं, और जिस तरीके के सर्वे, आप सर्वे भी देख लीजिए, जो सर्वे लगातार हर एक चरण के बाद में बाहर आ रहे हैं, उनसे आपको सारिका जी इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझती होंगी। जरूरी नहीं कि अगर जन सैलाब उमड़े तो वो जन सैलाब वोट में भी तब्दील हो जाए, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस महिला के साथ में इन्होंने 400 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था और आज 1000 रुपए से ऊपर का सिलेंडर मिल रहा है, जिन बेरोजगार युवाओं को, जिनके रोजगार का 2 करोड़ रोजगारों का इन्होंने उनसे वादा किया था, आज उनको ये पकौड़े तलने और ये रिक्शा चलाने की जो नसीहत दे रहे हैं, जिन किसानों की आय दुगनी करने की इन्होंने बात करी थी, उनके ऊपर ये लाठियां बरसा रहे हैं, उनकी शहादत ले रहे हैं। जिन व्यापारियों के ये एमएसएमई के जरिए उनके जीवन में सुधार लाने की इन्होंने जीएसटी लगा करके ये प्रॉमिस किया था कि हम आपके जीवन में सुधार लाएंगे, उनके जीवन में हम देख रहे हैं किस तरीके का सुधार है। मिडिल क्लास व्यक्ति, जिससे इन्होंने वादा किया था कि हम आपके इनकम टैक्स स्लैब को बहुत साधारण और बहुत इजी कर देंगे, आज उस स्लैब को आप देख लीजिए। तो आप मुझे बताइए, ठीक है सारिका जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि एनडीए ने, बीजेपी ने चुनावी लॉलीपॉप दिया, वायदे को पूरा नहीं किया। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, जिस बात को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रहती थी, ये चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, वही चीज तो अब इंडिया अलायंस भी कर रही है।
8,500 रुपए खटाखट खटाखट। 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन हम आपको देंगे। अब आप भी तो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कौन किसको लॉलीपॉप थमा रहा है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब आप नमस्कार। किसान को नमस्कार प्रत्युष जी, मैं आ रहा हूं सरिका जी, ये सवाल मेरा घनश्याम तिवारी जी से था, मैं आ रहा हूं फिर। जी जी नमस्कार प्रत्युष जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि किसका दावा पुख्ता है। पिछले 10 साल से देश का गरीब रो रहा था, बेरोजगार रो रहा था, देश की बेटियां रो रही थी, प्रधानमंत्री हंस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हंस रहे थे। अब हम देखते हैं कि पिछले 3 हफ्ते से हर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री रो रहे हैं और देश की जनता हंस रही है। अगर प्रधानमंत्री जी का दावा इतना मजबूत होता तो प्रधानमंत्री हर इंटरव्यू में रो नहीं रहे होते। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी भी रो रहा था। तो ये जनता को रुलाने वाली पार्टी आज सरेआम रो रही है, इससे इनकी दावा का पोल खुल रहा है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री 10 साल से बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, अगर वो मजबूत होते तो प्रज्वल रेवन्ना, जो कि एक दानव है जिसने सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, ये जानते हुए कि वो दानव है, मंच पे खड़े होकर उसको ये नहीं कहते कि इसको मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूं, या ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देते। तो ये अगर आपके दावे मजबूत हैं तो आपके कार्यों में दिखाई देगा। जो आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया। जितनी तमाम राजनीति पार्टियां मिला लीजिए उतना नहीं किया होगा। अकेले एक पार्टी ने चंदा लो धंधा लो मॉडल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया, 16 लाख करोड़ माफ किया। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? जो लोग रोजगार खोज रहे थे उनको भुगतना पड़ा। मैं सेना के परिवार से आता हूं, सेना को इन्होंने अग्निवीर में स्वाहा कर दिया, हर सेना के परिवार का मनोबल तोड़ा। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। मैं इसका जवाब धनंजय गिरि जी से लूंगा, लेकिन इस चुनाव के दौरान अगर हम दावों की बात करें तो ये दावों में भी बड़ा अंतर नजर आ रहा है। कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी 150 से कम सीटों पर सिमट जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें आ जाए तो बड़ी बात होगी। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। यानी कि इंडिया अलायंस के अंदर सीटों को लेकर के भी यहां पर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि बीजेपी को आखिर कितनी सीटें आ रही हैं। देखिए, हम ग्राफिकली आपको दिखा रहे हैं कि किन्होंने क्या दावा किया कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है। इंडिया अलायंस की भविष्यवाणी है, जो 300 पार का दावा एनडीए और इंडिया अलायंस कर रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए उसमें भी डिफरेंस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस 50 सीटों से कम में सिमट जाएगी, एनडीए 400 पार करेगी। यह दावा है बीजेपी का। अब सवाल यहां पर मलूक नागर साहब ये है, आप तो पिछली बार बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, इस बार आपको टिकट नहीं मिला, आप आरएलडी में चले आए। ये जाटलैंड में आरएलडी बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएगी? देखिए खरे साहब, आपको पहले तो पूरा माफ़ी चाहता हूँ, होमवर्क करना चाहिए। मैं आरएलडी और एसपी और बीएसपी के इकट्ठा प्रत्याशी था और तीनों का मिलके मैं एमपी बना हूँ। और आप कह रहे हैं एमपी थे, मैं आज भी मौजूदा एमपी हूँ जब तक नए एमपी दोबारा हाँ। आपने चुनाव बीएसपी के साइन से लड़ा था, नहीं लड़ा था? नहीं, आप मुझे बोलने दो। तीनों पार्टियां इकट्ठी थी, आप प्लीज मुझे बोलने दो, बीच में इतना नहीं जो मैं बोल रहा हूं। तो अभी बात हो रही थी, जो हमारे साथी बात कर रहे हैं। देखिए, इस देश में 80% किसान है। अगर किसानों की बात नहीं होगी और किसानों की बात होगी, चौधरी चरण सिंह जी की बात नहीं होगी। मुलायम सिंह जी ने भी चौधरी चरण सिंह जी के साथ राजनीति सीख करके शुरू करके अस्तित्व में आए। तो मेरे हिसाब से किसानों की बात नहीं होगी तो कुछ बात हो नहीं पाएगी। और अब जो 40 साल से करीब उनको भारत रत्न की मांग थी, वो कांग्रेस ने नहीं दिया। 40 दिन में प्रधानमंत्री से उतार दिया। किसानों में 80% लोगों में इस बात का रोष है। जो अभी हमारे तिवारी जी बड़े प्यारे भाई हैं, जो बात कर रहे थे रोने की प्रधानमंत्री जी की, गंगा मैया में जाके लहरों के बीच में खड़े होके और अगर अपने बचपन को याद करते हैं और पहली बार अपनी माँ के बगैर वो टिकट भरने जा रहे हैं और उसमें अगर माँ की याद आ गई, गंगा मैया की बात को याद करके, और वो उनको रोना आ रहा है, तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथियां वहां गंगा की लहरों में भी पाकिस्तान
का जहर ढूंढते हैं और उस रोने की भी मजाक उड़ाते हैं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एक बात हो रही थी चंदे पे, जो चंदा लिया है, जितने एनडीए के एमपी हैं अगर उनको प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस बांटें और बाकी विपक्ष में जितने एमपी हैं उनको बांटें, तो बीजेपी ने 1/4 भी चंदा नहीं लिया। आप मैं सामने आपके टेलीविजन पे देश में चैलेंज कर रहा हूं, आंकड़े निकाल लो, पता लग जाएगा सारा का सारा। मैं भी एक ही बात कह रहा हूं, जितने भी हमारे मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे जेल जाना है या नहीं ये आपके हाथ में, यानी कि जनता के हाथ में। कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल, पंजे का बटन दबाया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। पार्टी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। निवास शर्मा जी, आम आदमी पार्टी को सीटों की चिंता है या फिर जेल जाना ना जाना इसकी चिंता ज्यादा है? नहीं सर, बहुत बहुत नमस्कार। आम आदमी पार्टी को हर चीज की चिंता है सर। हमें संविधान की चिंता भी है, हमें किसानों की चिंता भी है, हमें महिलाओं की सुरक्षा की चिंता भी है। आम आदमी पार्टी तो वक्त वक्त पर हर मुद्दे पर अपनी आवाज बहुत स्ट्रांगली उठाती आई है। और जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए आज ये पार्टी जो 10 साल से सरकार में है, जिनके पास पूर्ण बहुमत थी, जिनके पास इतनी ताकत थी कि वो जो चाहते थे वो कर सकते थे, उन्होंने अपनी ताकत को एक नेगेटिव तरीके से यूज करने का चुना, ना कि लोगों के लिए यूज करने का चुना। आज 10 साल से सरकार में होने के बावजूद जब ये चुनाव में गए हैं तो इनके पास क्या मुद्दे हैं? इनके पास मुद्दे हैं हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय, भैंस, बकरी, मंगलसूत्र। इन मुद्दों पर इन्होंने 5 फेज का चुनाव लड़ा है। आप देखिए दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो एक प्रोग्रेसिव मुद्दे के साथ ग्राउंड पर आया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक गारंटी प्लान रखा है। इंडिया अलायंस के साथियों ने एक विजन रखा है देश के सामने कि जब हमारी सरकार आएगी तो कैसे संविधान को रिस्टोर किया जाएगा, जो इन लोगों ने पूरी तरह से खराब कर दिया। तो ये लड़ाई केवल और केवल संविधान बचाने की लड़ाई है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच के बीच में लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि अगर ये सरकार दोबारा आती है तो हर उस आवाज को जेल में डाल दिया जाएगा जो आवाज इनके खिलाफ उठती है, जो देश के लिए आवाज उठती है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एनडीए गवर्नमेंट वापस आती है तो हर आवाज को दबा दिया जाएगा, यानी कि विपक्ष के जितने भी नेता सारे के सारे जेल के अंदर चले जाएंगे? बिल्कुल सर, यही चलन सामने है। धनंजय गिरी जी, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपील कर रहे हैं लोगों से कि पंजे का बटन दबाओ नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। जो इनके सामने झुक जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जो इनके सामने आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। प्रत्यूष जी, केजरीवाल कुछ दिन पहले राजस्थान में रैली करके कह रहे थे, चुनाव के ठीक 2 महीना पहले राजस्थान के चुनाव में, कि सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं डालते हो, सोनिया गांधी को जेल डालो, सारा सच सामने आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट से हुआ था कि दारू के केस में केजरीवाल को क्यों नहीं अरेस्ट करते हो। दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट ने ट्वीट किया था कि केजरीवाल को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। जिस कांग्रेस को करप्ट बताकर केजरीवाल का जन्म होता है, उसी कांग्रेस के गोदई में कोरा में बैठकर केजरीवाल आज कलंक कथा खेल रहे हैं। केजरीवाल के भीतर का कालनेमी रामनामी ओढ़ करके आज हनुमान मंदिर जाने की कोशिश करता है। आप जाते बजरंगबली का मंदिर है और अली के यहाँ जो मस्जिद और मौजिनों को आप तनख्वाह देते हैं, आप और दूसरे को कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हो। अरे झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। धनंजय गिरी जी, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं मैं शुरू से हनुमान भक्त हूं, बचपन से हनुमान भक्त हूं। वो तो कई बार हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़कर बता चुके हैं। सवाल ये है कि राम और हनुमान, भगवान पर कैसी कॉपीराइट? क्या राम या हनुमान पर बीजेपी की कॉपीराइट है क्या, या किसी पार्टी की कॉपीराइट है क्या? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसी की कॉपीराइट है क्या भगवान पर? नहीं, बिल्कुल किसी की कॉपीराइट नहीं है, सबके हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए। प्रत्युष जी आधे पर से नहीं काटिए। मैं कह रहा हूं कि तब आप हनुमान मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह शुरू करिए। आप मस्जिद के मोजिनों को और मोकर्रम को आप तनख्वाह दे रहे हैं तो यहां भी शुरू कर दीजिए।
आपने जब धर्म के आधार पर राजनीति इस देश में हो ही नहीं सकती तो फिर आपने कैसे तनख्वाह शुरू कर दी? केजरीवाल की कलंक कथा और केजरीवाल के दोहरे चरित्र को दुनिया जानती है, और केजरीवाल को क्या कहे कि वो रंग बदलने वाले जानवर भी शर्मा जाते हैं केजरीवाल को देख करके। केजरीवाल की एक बात मुझे सारिका जी एक बात बताइए, सारिका जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन पंजाब में अलग अलग है। ये कैसा गठबंधन, कैसी फाइट? देखिए ऐसा है कि पंजाब, अगर आप कह रहे हैं कि हमें सीटें चाहिए, तो अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो सीटें कहां से आएंगी जो 300 पार का दावा किया जा रहा है? नहीं, इंडिया अलायंस को अगर आप देखते हैं तो हमने एक हर स्टेट में किस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग है उसके आधार पर हम पार्टी लीडर्स ने बैठ करके, और कहां पर हमारे चाहे वो आपके, क्योंकि देखिए आज की तारीख के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस देश के अंदर है तो वो है संविधान को बचाना और लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करना। इसी एक विषय को ध्यान में रखते हुए ये इंडिया अलायंस बनाया गया है। हर स्टेट की एक अपनी अलग समीकरण होता है, उसका एक जो वोटिंग का तरीका है वो अलग होता है, सोशल इंजीनियरिंग अलग होती है, कास्ट जो उनका इक्वेशंस हैं वो अलग होते हैं। उसको आधार में रखते हुए आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हमने हर स्टेट के अंदर उस स्टेट की इंजीनियरिंग को छेड़े। जैसे हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो सबसे बड़ी हमारी अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है। तो अगर कांग्रेस वहां पर अगर आपसे अगर हम अलायंस करके लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अलायंस को, चाहे वो आप है चाहे कांग्रेस पार्टी है, उसमें हमें नुकसान होने की संभावना ज्यादा नजर आती है। इसलिए हमने वहां पर आप पार्टी के साथ में हमने अलायंस नहीं किया है, और दोनों हम अलग अलग लड़ रहे हैं। जबकि दिल्ली में हम देखते हैं तो हमने उनके साथ में अलायंस किया, 4 सीटें उनको दी है। गुजरात में हमने उनके साथ अभी मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार ये बहस जारी रहेगी। सवाल ये कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में भी कांग्रेस ने, बीजेपी ने बहुत फोकस किया है, वहां से किसको कितनी सीटें जा रही हैं, किस आधार पर कहा जा रहा है 5 फेज में ही कि 300 पार, जबकि अभी 115 सीटों पर वोटिंग बाकी है 6ठे और 7वें फेज में। जी न्यूज़।